गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएनसी के इस अमेजिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अमाइन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू। तो देखिएगा, आपको एक चैप्टर मिलेगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अमाइन नाम से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जनरली अपन नाइट्रोजनस कंपाउंड को इसमें पढ़ते हैं। अमाइन की सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, जैसे कि देखिएगा, अमाइन की अपने पास में 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं। एक होता है अपने पास में प्राइमरी अमाइन, एक अपने पास में होता है सेकेंडरी अमाइन और एक अपने पास में होता है टर्शियरी अमाइन। 3 प्रकार की अपने पास में क्या होती है, अमाइंस होती हैं। अगर अपने को प्राइमरी अमाइन का पूछे कि प्राइमरी अमाइन इसको अपन कब कहेंगे, तो आपको सीधा सा देखना है इस NH2 ग्रुप को। पहली बात तो सारी अमाइंस किसकी डेरिवेटिव्स होती हैं? अमाइंस डेरिवेटिव होती हैं अमोनिया की। अमोनिया का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। अब जो अमोनिया का हाइड्रोजन है, अगर अपन अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एक R ग्रुप से कर देंगे ना, तो आपको मिलेगी प्राइमरी अमाइन RNH2। अगर अपन अमोनिया के एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक और R ग्रुप से कर देंगे, तो हमें मिलेगी सेकेंडरी अमाइन। एक एक हाइड्रोजन है जो कम होता जाएगा। अगर एक और हाइड्रोजन की अपन क्या कर दे, रिप्लेसमेंट, इसका सब्स्टिट्यूशन, इसका प्रतिस्थापन कर दे एक और R ग्रुप से, तो नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अमोनिया के सारे हाइड्रोजन R ग्रुप से हैं जो प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब देखिएगा, अगर इसके पास में एक है R ग्रुप, तो ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। अगर इसके पास में 2 R ग्रुप है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। और अगर इसके पास में 3 R ग्रुप है तो ये हो जाएगा टर्शियरी अमाइन। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक अमाइंस इस प्रकार से अपने पास होती हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इज हाइब्रिडाइज। आपको बताना है अमीनो समूह का जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसका संकरण कैसा होता है। अमीनो समूह अभी हमने पढ़ा था, RNH2 अपने पास में अमीनो समूह होता है इसका। हमें बताना इस नाइट्रोजन का संकरण क्या है, इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। आपको इसका संकरण बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो, इसका पता अपन कैसे लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का पता अपन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अगर आपको संकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में आना चाहिए जेड की वैल्यू। जेड क्या होता है, जेड में अपन इंक्लूड करते हैं सिग्मा को और लॉन पेयर को। और अगर कई बार आपको नेगेटिव चार्ज दिखे तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। जेड इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, या फिर उसमें अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिखे उसको भी अपन ले सकते हैं। ये अपने पास में किसका है, जेड का फॉर्मूला है। और ये किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण को कैलकुलेट करने के लिए है। अब देखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी जेड की वैल्यू कितनी मिले, 4 मिले, जेड की वैल्यू 4 मिले तो संकरण कैसा होगा, sp3 होगा। अगर आपको जेड की वैल्यू कहीं पर भी 3 मिले तो वहां पर संकरण कैसा होगा, sp2 होगा। और अगर आपको जेड की वैल्यू 2 मिले तो वहां पर संकरण कैसा होगा, sp होगा। अब 4 का मतलब एक तो s तो सब में कॉमन है, s तो सब में क्या है, कॉमन है। जैसे कि आपने ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे, ये अपने पास में s ऑर्बिटल होता है। एक अपने पास में p के अपने पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। s का तो एक ही होता है, p के अपने पास में 3 होते हैं, p1 p2 एंड p3। अब अगर एक s और एक p आपस में मिले तो यहाँ पर कैसा बनेगा, ओवरलैपिंग करे आपस में तो sp संकरण होगा। अगर एक s और 2 p आपस में मिले तो कैसा होगा, sp2 होगा। एक s और 3 p आपस में मिले तो कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। तो यहाँ पर sp3 में काउंट करो, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और sp2 में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp2 में। और sp में कितने करेंगे, 2 ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का और एक p का। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा क्या करें, इसको ओपन करें, देखें कि इसमें किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रखी है। अगर अपन इसको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो एन ग्रुप है नाइट्रोजन जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है, एक तो है लॉन पेयर, एक साइड में इसके आर ग्रुप जुड़ रखा है और दो साइड में इसके एच जुड़ रखे हैं। अब हमें कैसे पता चला कि इसके ऊपर लॉन पेयर आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये डिसाइड करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा।
आप सभी को पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो आप क्या करोगे? करने का कहे तो आप किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करोगे? 2 और 5 की फॉर्म में करोगे। आपको इसके वैलेंस शेल में, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? इसके वैलेंस शेल में आपको इलेक्ट्रॉन टोटल देखने को मिल रहे हैं 5। 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन क्या कर सकता है? 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 5 बंध ये बना सकता है, 5 बंध का निर्माण नाइट्रोजन कर सकता है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में कितने अवेलेबल बॉन्ड्स हैं? केवल 3 ही बॉन्ड अवेलेबल है। एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 अवेलेबल बॉन्ड है। उसके साथ में देखो एक यहाँ पर 3 चले गए, 5 में से 3 तो बॉन्ड बन गए। अब एक पीछे रह गया ना लोन पेयर, तो ये हो जाएगा लोन पेयर। तो आपके यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। लोन पेयर या फिर इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। अब आपको अगर इस कंपाउंड की Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे? Z इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, दोनों में से एक है तो आपको लेना है, दोनों में से कोई भी एक है, नहीं है तो आपको इसको जीरो कंसीडर करना है। सबसे पहले तो आपको काउंट करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 3। एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मिल गए तो यहाँ पर लिख देंगे अपन इसकी जगह 3 और एक अपन लिखेंगे लॉन पेयर। तो देखो लॉन पेयर कितने हैं? एक ही पेयर है। लॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन पेयर है दे रखा है, तो पेयर तो इसके पास में एक ही है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 अपने पास 4 हो जाएगा। देखो जब भी 4 वैल्यू हो तो क्या आएगा? संकरण sp3 संकरण मिलेगा। तो आपका सही आंसर जाएगा इनमें से सी वाला। सी आंसर इसका सही है, sp3 संकरण होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए। नेक्स्ट में आपको एक कंपाउंड दे रखा है C3H9। आपको बताना है कि C3H9 को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्राइमरी अमाइन C3H9N होगा शायद, सॉरी C3H9 आपको ये जो दे रखा है ना, आपको बताना है इसको अपन किस प्रकार से है जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले में है प्राइमरी अमाइन, दूसरे में है सेकेंडरी अमाइन, तीसरे में है टर्शियरी अमाइन और लास्ट में आपको दे रखा है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं अमोनियम चतुष्क लवण। इसको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं? अमोनियम चतुष्क लवण इसको अपन कह सकते हैं। आपको बताना है इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको क्वाटरनरी साल्ट बनाना है, अगर आपको चतुष्क लवण बनाना है, तो वहां पर अपने पास में कितने अवेलेबल ग्रुप्स होने चाहिए? वहां पर अपने पास में अवेलेबल ग्रुप्स 4 होने चाहिए। चतुष्क लवण हमेशा इस प्रकार से बनता है, R का होल 4 और यहाँ पर अमोनिया का NH प्लस आएगा और यहाँ पर कोई ना कोई हेलोजन यहाँ आ सकता है। ये होती है अमोनियम क्वाटरनरी साल्ट की जनरल स्ट्रक्चर। R यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई भी R ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। ये होता है आपके पास में इसका जनरल फॉर्मूला R फॉर N+X। तो देखिएगा बिल्कुल इसको अपन प्राइमरी में लिख सकते हैं। प्राइमरी में क्या होती है जरूरत? ऐसे RNH2 की जरूरत होती है, तो इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 उसके साथ में CH2 और इसके साथ अपन इसको NH2 ऐसे लिख सकते हैं ना। प्राइमरी वाला हो गया। देखो कार्बन काउंट करो, 3 कार्बन थे तो बिल्कुल यहाँ पर भी 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 9 हाइड्रोजन थे तो देखो यहाँ पर 5 2 7 2 9, 9 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर ये नाइट्रोजन है। प्राइमरी अमाइन के रूप में तो इसको अपन लिख सकते हैं। अब देखो क्या इसको सेकेंडरी अमाइन के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल सेकेंडरी अमाइन के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर अपन इसको पहले लिख दे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दे, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, तो इसको अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2+1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर अपन इसको ऐसे लिखे CH3N और यहाँ पर लिख दे NH के बाद में CH2 CH3, ऐसे इसको लिखा जाए तो देखो वापस से 3 कार्बन ये रहे, 9 हाइड्रोजन्स रहे और एक यहाँ पर ये जो N ग्रुप रहा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 डिग्री के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसी स्ट्रक्चर को अपन 3 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री में ये वाला हाइड्रोजन आपका हट जाएगा और सारे के सारे मिथाइल ग्रुप इस वाले नाइट्रोजन के साथ में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। ये अपने पास क्या हो जाएगा? 3 डिग्री वाला अमाइन हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वाटरनरी साल्ट के लिए क्या जरूरत होती है? 4 कार्बन एटम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है?
4 कार्बन एटम की जरूरत होती है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते। आया समझ में सभी को? क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी अमाइन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी अमाइन का उदाहरण नहीं है? कौन सी एक प्राथमिक अमाइन नहीं दे रखी है? जल्दी से बताइए। कौन सी एक प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, पहले ऑप्शन में अपने को दे रखा है टर्सरी ब्यूटिल अमाइन, दूसरे में दे रखा है सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन, तीसरे में दे रखा है आइसो ब्यूटिल अमाइन और लास्ट में दे रखा है डाई मिथाइल अमाइन। अब आपको जो यहाँ पर टर्सरी सेकेंडरी आइसो जो ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं ना, एक्चुअल में कार्बन की प्रॉपर्टी बताई जा रही है यहाँ पर। इस टर्सरी ब्यूटिल अमाइन का मतलब क्या है? आपका कार्बन टर्सरी है। कार्बन जो अपन यूज कर रहे हैं, जो अपन आर ग्रुप ले रहे हैं ना, जैसे कि मैंने क्या कहा आपको, इस प्रकार से अमाइन की स्ट्रक्चर होती है। जनरल फॉर्मूला इसकी जनरल बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना प्राइमरी की, RnH2 ऐसा ही होता है। अब इस आर ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या ले रखा है? इस आर ग्रुप की जगह इस टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप को ले रखा है। ये हो गया। तो इसमें इसके पास में 4 कार्बन है। अब इसके पास डायरेक्टली बॉन्डेड कौन है? NH2 ग्रुप इसके पास में डायरेक्टली बॉन्डेड है। NH2 ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है। देखो कहीं पर भी आपको नाइट्रोजन की नाइट्रोजन के एक से ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रखा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रखा है। NH2 तो आपका एज इट इज ऐसा ही है। टर्सरी कौन है? ये कार्बन है। तो अपन इस अमाइन को तो प्राइमरी ही कहेंगे, भले ही आपका ये कार्बन टर्सरी हो, लेकिन ये अपने पास में अमाइन कैसी है? ये अपने पास में प्राइमरी अमाइन का ही एग्जाम्पल है। तो ये वाला तो आपका सही है, प्राइमरी का है। आपको पूछा है कि कौन प्राथमिक नहीं है। अब देखो सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? ये वाला मिथाइल ग्रुप आपका जोड़ यहाँ से हट जाएगा और ये 2 डिग्री वाला बन जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा CH हो जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। आइसो के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जो आपको डी वाला ऑप्शन दे रखा है ना, डाई अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन के केस में क्या होगा? डाईमिथाइल अमाइन की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है, CH3NHCH3। देखो ये थोड़ा सा अलग है। प्राइमरी किसको कहते हैं? RnH2 के कहते हैं। लेकिन एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन हो जाए, अगर एक और हाइड्रोजन को हमें प्रतिस्थापित करना पड़े, हाइड्रोजन को हटाकर अगर इसकी जगह एक और R ग्रुप में अगर लगाना पड़ जाए, तो फिर उस अमाइन को अपन प्राइमरी नहीं कहते हैं। वो कैसी अमाइन हो जाती है? वो अपने पास में सेकेंडरी अमाइन हो जाती है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सी प्राइमरी नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा डी वाला। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। डाईमिथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन या फिर प्राथमिक अमाइन का उदाहरण नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट में आपको बताना है, हाँ, नेक्स्ट में हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमाइन? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक अमाइन का उदाहरण है? एरोमेटिक अमाइन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? एरोमेटिक कैसे होते हैं कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या पहचान होती है? कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं? इन सब की पहचान करने के लिए अपन जीओसी में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट जीओसी में हम सीखते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। अगर पहली पहली कंडीशंस कंडीशंस देखेगा एरोमेटिक कंपाउंड की शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या हो सकती है, क्या इसकी शर्त हो सकती है, कौन से कंपाउंड को अपन एरोमेटिक कह सकते हैं, कौन से कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कह सकते। पहली बात, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक को अपन कह सकते हैं चक्रीय कंपाउंड। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड आपको दे रखा है, तो अपन कह सकते हैं एक बार कि भाई एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। देखो एक तो आपको एक चैन दे दी, जैसे कि एक आपको ये दे दिया CH3 CH2 और ये दे दिया आपको CH3। ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर है। ये किसकी है? प्रोपेन की। अगर मैं प्रोपेन को ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। एक साइक्लिक आपको रिंग देखने को मिल रही है। एक बार ये अपन कह सकते हैं कि ये हो सकता है
ये कंफर्म नहीं है होगा या फिर नहीं होगा, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि एज इट इज ये एरोमेटिक है, लेकिन एक बार साइक्लिक रिंग देखने से अपन पहली कंडीशन को फुलफिल करता है कोई कंपाउंड, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन बाकी भी और भी दूसरी क्या करनी पड़ेगी, इसको कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि दूसरा इसका क्या होता है, एरोमेटिक का दूसरा रूल होता है, उसका संकरण कैसा होना चाहिए, उस वाले सेंटर का कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। sp2 संकरण होना चाहिए और उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री, या फिर अपन उसको कह सकते हैं समतलीय उसकी संरचना होनी चाहिए। प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, समतलीय संरचना होनी चाहिए। और देखो, लास्ट होता है हक्कल के रूल की पालना करनी चाहिए। 4n+2 उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के पास में ये चारों प्रॉपर्टीज है, वो साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, प्लेनर भी है, और इसके पास में 4n+2 का इलेक्ट्रॉन है, तो अपन उसको एरोमेटिक कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये रिंग्स दे रखी है ना, बेंजीन रिंग, ये रिंग तो सब में एरोमेटिक है। अमाइन का केस थोड़ा सा उल्टा है। अमाइन कौन सी एरोमेटिक है और कौन सी नहीं है, उसका पता डायरेक्ट कौन लगाता है, NH2 ग्रुप लगाता है। अगर आपका NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो, तो अपन उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर बेंजीन के साथ में सीधा सीधा कौन जुड़ रखा है, बेंजीन के साथ में सीधा सीधा NH2 ग्रुप जुड़ रखा है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, एरोमेटिक अमाइन हो जाएगी। कौन सी अमाइन होगी, एरोमेटिक अमाइन होगी। यहाँ पर देखो, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप नहीं जुड़ रखा है। यहाँ पर क्या इसके बीच में ये वाली चेन आ रही है, ये वाला इथाइल ग्रुप यहाँ पर बीच में आ रहा है। इथाइल ग्रुप बीच में आ गया, मतलब क्या हो गया, ये एक प्रकार की एलिफेटिक अमाइन का उदाहरण है। ये आपको जो बी में दे रखा है ना, कैसी किस प्रकार की अमाइन है, ये अपने पास एलिफेटिक अमाइन का उदाहरण है। एलिफेटिक अमाइन हम इसको कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया ना ये वाला। अब ए और सी को देखो, यहाँ पर तो ये NH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप एक साइड से इस रिंग से जुड़ रखा, और डायरेक्ट है ना, इस वाली रिंग से भी तो ये वाला नाइट्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पर किसी मिथाइल ग्रुप से जुड़ रखा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट अगर इससे कनेक्टेड है, इससे अटैच है, तो वो अपना एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर आपको NH2 दे रखा है, तो ये अपने पास प्राइमरी अमाइन है। और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी आर ग्रुप से कर रखा है ना, तो ये अपने पास में किस प्रकार की अमाइन है, इसको अपन कहेंगे ये अपने पास में सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल है। किस प्रकार की अमाइन है, सेकेंडरी या फिर द्वितीयक अमाइन का उदाहरण है दूसरी वाली। लेकिन है दोनों कैसी, एरोमेटिक है, तो सही आंसर जाएगा डी वाला। बोथ ए एंड सी, ए एंड सी दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक है। पहला अपने पास में प्राइमरी का है, और दूसरा अपने पास में सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन का है। ये अपने पास में क्या है, एलिफेटिक या एलिफेटिक अमाइन का उदाहरण है, क्योंकि डायरेक्टली जो अमीनो ग्रुप है वो किससे नहीं जुड़ रखा, रिंग से नहीं जुड़ रखा है, इसलिए सही आंसर जाएगा डी। देखिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका क्या आंसर हो सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपीएसी नैम। आपको बताना है, गलत इनकरेक्ट का पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम। आपको गलत आईयूपीएसी नाम की पहचान करनी है, कौन सा आपको गलत आईयूपीएसी नाम दे रखा है इन सारे कंपाउंड्स में। देखिएगा, पहला जो अपने पास में ऑप्शन है, इसमें अपने को दे रखा है एक इथाइल ग्रुप है। देखो, इथाइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका दो साइड से तो किससे जुड़ रखा है, दो साइड से तो जुड़ रखा है इथाइल से, और एक साइड से जुड़ रखा है मिथाइल से। दो साइड से तो जुड़ रखा है इथाइल से, और एक साइड से किससे जुड़ रखा है, मिथाइल से। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन CH3 C2H5, और ये हो गया C2H5, इस प्रकार से है। अगर आपको नाइट्रोजन मतलब इस प्रकार के अमाइंस का नोमेनक्लेचर पूछे, तो अमाइंस के नोमेनक्लेचर का, इसके नामकरण का सीधा सा तरीका होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को अलग करना पड़ेगा, तोड़कर देखना पड़ेगा।
कोई इसमें जो मेन चेन होती है, जो इसकी पेरेंट श्रृंखला होती है, कोई एक ही हो सकती है। यहाँ पर आपको तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स, आर ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का आर ग्रुप है, अल्काइल है, इथाइल है। ये भी एक प्रकार का आर ग्रुप है, अल्काइल, इसको अपन मिथाइल कहते हैं। ये भी एक प्रकार का आर ग्रुप है, इथाइल है, इसको अपन क्या कहते हैं, इथाइल को भी अपन अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन जो इसकी एक पेरेंट चेन है, वो कोई एक ही कार्बन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी जो जनक श्रृंखला होगी, उसमें कोई एक ही कार्बन क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो, अगर सेम सेम है, अगर सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हो ना, तो जिस कार्बन श्रृंखला के पास में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसको अपन क्या करेंगे, पेरेंट चैन कंसीडर करेंगे। अब ये वाला तो नहीं हो सकता, बाकी उस पेरेंट चैन के अलावा सारे के सारे कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे, प्रतिस्थापी होंगे। अब एक बात तो कंफर्म होगी, इन इथाइल, दो तो इथाइल है और एक मिथाइल है, इनमें अपने पास में जो ये मिथाइल वाला है ना, ये कैसा है, ये छोटा है बाकी के कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में। तो ये तो क्या काम करेगा, एज सब्स्टिट्यूट काम करेगा, एक प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूट, एक प्रतिस्थापी के रूप में है जो ये काम करेगा। बाकी जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं ना, इन दोनों में से कोई एक है जो पेरेंट चेन हो सकती है। अब देखना, पेरेंट चेन, अब ये दोनों तो सेम है, तो अपन यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं। एक को ले लेंगे तो दूसरी वाली अपने पास में क्या हो जाएगी, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मान लो हम इसका चयन कर रहे हैं, इस वाले का चयन कर रहे हैं, अभी अपने पास में दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे इथाइल, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये अपने पास में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो जुड़ किससे रखे हैं, एन से, नाइट्रोजन से जुड़ रखे हैं ना, तो अपन इसको लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल एथेन एमीन। एथेन एमीन क्या क्या है, इसका नाम है। ये हो गया एन एथिल, ये हो गया एन मैथिल, और ये हो गया एथेन एमीन। तो आपका ए वाला बिल्कुल सही है। आपको गलत नाम का चयन करना था ना, तो गलत नाम कौन सा हो जाएगा, गलत नाम इसका फोर्थ वाला होगा, डी वाला। डी वाले ऑप्शन को, बाकी आप चेक करोगे तो रूल के अकॉर्डिंग आपको यही नाम मिलेंगे, सबके सही मिलेंगे। लेकिन जो आपको फोर्थ वाला, डी वाला ऑप्शन दे रखा है, इस वाले कंपाउंड का ये गलत नाम है। यहाँ पर देखो कैसे स्ट्रक्चर है, एक आपको दे रखा है CH3, CH3 का हमें दे रखा है हॉल ट्वाइस, और CH दे रखा है, और उसके साथ में NH2 दे रखा है। इस प्रकार का आपको कंपाउंड दे रखा है। अब अपने को बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 2,2 डाइमेथिल एंड प्रोपेनामीन। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही हो, तुरंत उस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो, आपका सारा डाउट है जो क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर इस प्रकार की है, देखो स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। सबसे पहले एक यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया, वापस लिख रही हूँ एक बार, CH3 का होल ट्वाइस, CHNH2, ये अपने पास में कंपाउंड है। अब देखो ये जो सेंटर वाला कार्बन है ना, इसको ले, ये कार्बन हो गया। अब इसके पास में एक साइड तो हाइड्रोजन है, दो साइड क्या, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, बिल्कुल चारों की चारों वैलेंसी यहाँ पर बैलेंस है। एक हाइड्रोजन से हो रही है और 3 इन बॉन्ड से हो रही है। अब इस वाले नाइट्रोजन को देखो, अमीनो को देखो, ये जो आपका अमीनो ग्रुप है किस कार्बन से जुड़ रखा है, ये अमीनो ग्रुप किस कार्बन से जुड़ रखा है, ये आपका सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ रखा है। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर, ये चेन है आपके पास में 3 कार्बन की। और 3 कार्बन के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, रूट वर्ड इसका प्रोप होता है। और प्रोप के 2 नंबर कार्बन पर, 2 नंबर सेकेंड कार्बन पर अमीन जुड़ रखा है, तो इसको अपन कहेंगे प्रोप, प्रोपेन टू एमीन, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन टू एमीन हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नाम। ये आपको यहाँ पर गलत दे रखा है, तो सही आंसर जाएगा डी वाला। क्वेश्चन में आपको गलत के बारे में पूछा था, तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन गलत जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले में हमसे पूछा है कि IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ, इस कंपाउंड का आपको खुद को IUPAC नाम बताना है, क्या होगा। ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी ये CH3 ग्रुप, और यहाँ पर भी ये CH3 ग्रुप। इस वाले नाइट्रोजन का क्या करना है, इस वाले नाइट्रोजन का अपने को बताना है सही IUPAC नाम क्या हो सकता है। इस वाले नाइट्रोजन का सही IUPAC नाम क्या हो सकता है। रूल कौन सा फॉलो करना है आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था वही रूल आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है।
क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये आपका तीनों साइड से किसी न किसी मिथाइल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप से जुड़ रखा है। अब इन तीनों में से मेन चेन तो कोई एक ही हो सकती है, तीनों की तीनों सेम है तो अपन किसी को भी मेन चेन है जो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मान लो हमने इस वाली चेन को लिया है, अब ये तो मेन पेरेंट चेन में आएगा, जनक श्रृंखला में आएगा। बाकी जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये क्या है, एक प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है। ये दोनों क्या है, एक प्रकार के प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है दोनों, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी हो गए दोनों के दोनों। अब देखिएगा, अगर इसका नाम लिखने का कहें तो अपन कैसे लिखेंगे, एक हो जाएगा एन मैथिल, एक हो जाएगा एन मैथिल, और एन एन डाई मैथिल होगा, दो दो मैथिल दे रखे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन डाई मैथिल। उसके साथ में क्या लिख देंगे, इसको मैथेन एमीन, इसका रूट वर्ड हो जाएगा। मैथेन एमीन देखो कौन से ऑप्शन में है, ये है आपके बी वाले ऑप्शन में, एन एन डाई मैथिल मिथेन एमीन, इसका सही करेक्ट आईयूपीएसी नाम। ये रहा एन, यहाँ पर ये रहा एन, ये दूसरा एन, ये डाई मैथिल, और यहाँ पर ये मिथेन एमीन, ये रहा मिथेन एमीन। इसका सही आंसर बी वाला, बी आंसर इसका सही जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बताना है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग टिन एंड HCl। अपने पास में रिडक्शन करना है, किसका रिडक्शन करना है, नाइट्रो यौगिकों का रिडक्शन करना है, यूज करना है टिन को और HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है। अगर अपन किसका करें रिडक्शन, नाइट्रो यौगिकों का रिडक्शन करें, यूज क्या करना है, टिन SN, और उसके साथ में HCl, बताना है कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। दूसरे में हमें दे रखा है एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन, तीसरे में दे रखा है एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन, और लास्ट में हमें दे रखा है एरोमेटिक अमाइड्स। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंडों का रिडक्शन करने पर हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। देखिएगा क्या करेंगे, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का सिंपल सा एग्जांपल अपने पास में क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा ना। नाइट्रोबेंजीन क्या होगा अपने पास में, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक का एग्जांपल, जैसे कि ये नाइट्रोबेंजीन है NO2। अब अपन अपने को इसका रिडक्शन करना है, किसके साथ में, रिडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, इसकी रिएक्शन H2 के साथ में करवानी है, हाइड्रोजन के साथ में करवानी है। यूज हमें करना है टिन को और HCl को। अब यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, रिडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, या तो आप क्या करो, ऑक्सीजन को हटाओ, या फिर आप क्या करो, हाइड्रोजन को ऐड करो। अगर कहीं पर आपको ऐसा दिखे, उसको अपन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ जो आपको ऑक्सीजन दिख रही है ना, इसको हटा दो और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पर सही आंसर होगा एनिलीन, NH2 ग्रुप हो जाएगा। पहले यहाँ NO2 ग्रुप था, अब NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलेगा हमें यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। एनिलीन किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल है। ए वाला आंसर आपके इस क्वेश्चन के लिए सही जाएगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाँ एक आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन, आप लोग पढ़ाई करते होंगे, अभी आपने RUHS का पेपर देखा होगा, जिन भी बच्चों ने RUHS का पेपर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा जो क्वेश्चंस थे आपके, केमिस्ट्री तो बिल्कुल बहुत ही इजी थी, आपकी इजी लेवल की थी, कुछ भी न्यूमेरिकल टाइप का आपको इतने ज्यादा है जो हार्ड क्वेश्चंस नहीं मिले थे। ज्यादातर चीजें आपको ऑर्गेनिक, अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें, ज्यादातर चीजें आपको ऑर्गेनिक के साथ में इनऑर्गेनिक से ही मिली थी, इन दो टॉपिक से ही आई थी। और फिजिकल में बहुत ही बेसिक लेवल के आपको क्या मिले थे, न्यूमेरिकल्स मिले थे। अगर आप चाहते हैं, आपके पास में प्रॉपर थ्योरी नोट्स नहीं है, आप चाहते हो कि कोई ऐसी एक बुक मिल जाए हमें, जहां उस बुक में क्या हो, थ्योरी भी हो, थ्योरी के साथ में क्या हो, PYQ भी मिले हमें, PYQ के साथ में क्या मिले,
पीवाईक्यू के साथ में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है प्रैक्टिस के लिए, अगर वो भी आपको चाहिए, तीनों चीजें एक में ही चाहिए, तो आप जेएनसी की ये बुक को परचेज कर सकते हो। जेएनसी की ये बुक परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हो। इस बुक में आपको पूरी थ्योरी के साथ में पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। और आज ये जो आरओएचएस का एग्जाम हुआ था इस बार का, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसी बुक में से हैं जो आए हैं। आपको ये इस बुक को परचेज करने के लिए जेएनसी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, या आप जेएनसी ऐप डाउनलोड करके भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद बुक का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से जो इसको परचेज कर सकते हैं। या फिर देखिए, आप जेएनसी के हेल्पलाइन नंबर 9636032691 पर कॉल करके इसके रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। बुक की आपकी जो प्राइस है उसमें डिस्काउंट है, पहले थी 1299, अब आपकी जो बुक की प्राइस है 977 है। इसको आप परचेज कर सकते हो। और देखिएगा, दोनों मीडियम में है, बुक का मीडियम दोनों है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी आपकी ये जो बुक है अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमएस की कर रहे हो, चाहे आरयूएचएस की करो, चाहे एमएनएस की करो, चाहे आरए की, पीजीआई, एमईआर, बीएचयू, या फिर आप केजीएमयू, या फिर एबीबीएमयू, बीसीईसी, पीएनएसटी, या ऑल स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो इस बुक को आप परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक और अलग डायरेक्शन दे सकते हो, सही डायरेक्शन उसको आप दे सकते हो इसको परचेज करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया द प्रोडक्ट इज। जब इथाइल आयोडाइड की अधिकता के साथ में अमोनिया को उपचारित किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। देखो, एक्सेस दे रखा है हमें किसका, इथाइल आयोडाइड का एक्सेस दे रखा है। इथाइल आयोडाइड का एक्सेस कैसे, जैसे कि सबसे पहले हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया में हमें डालना है C2H5I। इथाइल आयोडाइड का यही फॉर्मूला होता है ना, ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा ओपन करके, CH3CH2 ये हो गया। अब ये अपने को एक्सेस में लेना है, आधिक्य में लेना है, अधिक मात्रा में हमें क्या करना है, अधिक मात्रा में इस वाले हेलोजन डेरिवेटिव को लेना है, अल्काइल हैलाइड को लेना है, ट्रीट करवाना है इसको किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, और आपको बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन सकता है, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। देखिएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है एथिल अमाइन, दूसरे में दे रखा है डाई एथाइल अमाइन, तीसरे में दे रखा है ट्राई एथिल अमाइन, और लास्ट में हमें दे रखा है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। सही आंसर क्या हो सकता है, इथाइल अमाइन होगा, डाई इथाइल अमाइन होगा, ट्राई इथाइल अमाइन होगा, या टेट्रा मिथाइल इथाइल अमोनियम आयोडाइड इसका सही आंसर हो सकता है। अब देखिए, अपने पास सबसे पहले क्या होगा, पहली बार तो क्या बनेगा, इथाइल अमाइन ही बनेगा। अब अपने पास में एक्सेस में है, ये क्या है, आयोडाइड, और पूरा का पूरा हेलोजन डेरिवेटिव एक्सेस में है ना, सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो तो बिल्कुल अपना क्या बनेगा, इथाइल अमाइन ही बनेगा। इस प्रकार से ये जो आयोडीन है इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, HI यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH2 NH2 ये वाला आपको एथिल अमाइन पहला ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब धीरे धीरे क्या होता रहेगा, एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, फिर आपको डाई इथाइल अमाइन मिलेगा, लास्ट में एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, ट्राई इथाइल मिलेगा, और लास्ट में क्या होगा, आपको अमोनियम क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन मिलेगा, अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण होगा। एक्चुअल में यहाँ पर अगर अपन इसके पूरे प्रोडक्ट की बात करें तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, एक्सेस जैसे ही दे रखा हो, इसका आपका प्रोडक्ट आएगा टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। इसका अगर हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा CH3C2H5 का होल 4, और ये हो जाएगा N+, और ये हो जाएगा I-। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कब, जब हम क्या करेंगे, इस वाले हेलोजन डेरिवेटिव को एक्सेस में दे रखा हो। अगर एक्सेस वर्ड को मेंशन नहीं कर रखा हो ना, तो आपका ए वाला आंसर सही जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक्सेस वर्ड को मेंशन कर रखा है, तो आपका जो सही आंसर है वो जाएगा डी। डी आंसर सही है इस क्वेश्चन का।
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले में आपको बताना है सेकेंडरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। अगर हमें द्वितीयक अमीनो को निर्माण करना है, द्वितीयक अमीनो को बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। क्या अपन नाइट्रो कंपाउंड का, नाइट्रो क्या होता है? NO2 ग्रुप, जिसमें भी NO2 ग्रुप जुड़ा का हो उसको अपन नाइट्रो यौगिक कहते हैं। क्या अपन नाइट्रो यौगिकों का रिडक्शन करके अमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं? या देखिएगा बी में दे रखा है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। क्या अमाइडो का रिडक्शन करके हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? सी आपको दे रखा है रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। क्या आइसोनाइट्राइल्स के रिडक्शन से हम इसका फॉर्मेशन सेकेंडरी अमाइंस का कर सकते हैं? लास्ट में अपने को दे रखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। क्या नाइट्राइलों के रिडक्शन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? देखिएगा इस वाले को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपको कोई सा भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड देंगे, दे दे नाइट्रोजिनस मतलब चाहे आपको जैसे अपन ले ले पहला नाइट्रो यौगिक CH3 CH2 NO2 दे दे, नाइट्रो को हमने ले लिया। दूसरा अगर आपको ये वाला दे दे, अमाइड दे दे CH3 CONH2, अमाइड अगर आपको यहाँ पर दे दे। तीसरा आपको क्या दे दे? आइसोनाइट्राइल दे दे CH3 और NC दे दे। और चौथा आपको यहाँ पर दे रखा है नाइट्राइल सिंपली CH3CN। इन जो आपको ए बी और डी ऑप्शन दिख रहे हैं सी के अलावा, ए बी और जो डी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इन सब के रिडक्शन से आपको क्या मिलता है? इन सब के रिडक्शन से, इन सब के अपचयन से हमें मिलता है, इन सब के रिडक्शन से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? इन सब के अपचयन से मिलेगा हमें प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन या फिर प्राथमिक अमाइन का निर्माण होगा, चाहे आप इनमें से किसी का भी रिडक्शन करवा दोगे, प्राथमिक अमाइन बनेगा। लेकिन देखो जो आपको सी वाला ऑप्शन दे रखा है आइसोनाइट्राइल वाला, सी वाला कौन सा है? आइसोनाइट्राइल वाला है ना। आइसोनाइट्राइल के केस में क्या होगा? आइसोनाइट्राइल का अगर जैसे अपन रिडक्शन करवाएंगे ना, इसकी रिएक्शन H2 के साथ में कोई सा भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज करके NC का रिडक्शन कराओ, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। इस बार आपको क्या मिलेगा? RNHR मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगी। बाकी सारों से तो प्राइमरी मिलेगा, आइसोनाइट्राइल में आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी वाला अमाइन है जो मिलेगा इसके रिडक्शन से। इसका सही आंसर जाएगा सी वाला, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, सी आंसर। अब देखिए लास्ट, अगले क्वेश्चन आप मैं आपको क्या पूछा है, लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। लास्ट वाले क्वेश्चन का एक तरीके से एप्लीकेशन है ये वाला क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल जैसे कि CH3 CH2 NC आपको दे रखा है विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम एज कैटेलाइज्ड गिव्स। उत्प्रेरक के रूप में अगर अपन निकल और प्लेटिनम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाएं इस वाले आइसोनाइट्राइल ग्रुप का, तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। इसके रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? तो देखिएगा अगर अपन आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं, पहले तो कार्बन काउंट करिएगा, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना। 2 तो है अपने पास में एल्काइल ग्रुप वाले और बाकी एक अपने पास में आइसोसाइनाइड ग्रुप का है। अगर ये किसके साथ में ले अपन इसको आपको दे रखे हैं उत्प्रेरक, क्या दे रखे हैं? कैटलिस्ट अपने को दे रखे हैं, एक तो निकल और एक अपने को दे रखा है प्लेटिनम। अगर ये दोनों कैटलिस्ट ले लेंगे तो ये जो आपका NC वाला जो ग्रुप है ना, ये NC वाला ग्रुप कन्वर्टेड हो जाएगा NH2 वाले ग्रुप में। आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन CH3 CH2, यहाँ पर NH और यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH3। ये जो आपने हाइड्रोजन लिए थे ना, एक हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा और बाकी जो अपन हाइड्रोजन को यहाँ पर एक्सेस में लेंगे, बाकी वाले हाइड्रोजन इसके पास में चले जाएंगे और ये वाला कंपाउंड है जो यहाँ पर बन जाएगा। ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये वाला कंपाउंड कौन सा है देख लो। पहले ऑप्शन में तो प्राइमरी दे रखा है, नहीं हो सकता प्राइमरी वाला। तो दूसरे में क्या दे रखा है? सेकेंडरी वाला दे रखा है, इसके जैसा ही है बिल्कुल, ये वाला हो सकता है। तीसरा नहीं हो सकता, एक कार्बन ही एक्स्ट्रा है तीसरे में। तो देखो अपने पास में यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन थे और यहाँ पर अपने को 4 दे रखे हैं, ये नहीं हो सकता। सेकेंडरी का है लेकिन कार्बन एक्सेस में है तो अपन इसको नहीं लेंगे। और लास्ट में देखिएगा ये तो टर्सरी दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर जाएगा बी। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, बी वाला आंसर सही है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको एक कन्वर्जन के लिए एक बताना है, रिएजेंट का क्या नाम होगा। देखते हैं ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। यहाँ पर पहले तो ये चेक करो रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो अपन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंज। निम्नलिखित परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिकर्मक है जो सबसे प्रभावी तरीके से होने की संभावना है। सिंपल सा आपको क्या बताना है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अपचायक कौन सा है। इन सब में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। कन्वर्ट क्या करना है आपको, अमाइड को कन्वर्ट करना है अमीन में। किसका कन्वर्जन करना है, अमाइड का। आपको अमाइड ग्रुप दे रखा है ना, देखो RCONH2 अमाइड ग्रुप दे रखा है। इसको अपने को बदलना है RCH2NH2 अमाइंस में बदलना है। देखो इस कंपाउंड को रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन पहले इसके पास में थी एक, अब प्रोडक्ट के पास में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी के साथ में देखो पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थी, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई है, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गई है। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अपचयन कहलाता है, जहां पर भी अपचयन होता है, जहां पर भी रिडक्शन होता है, वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, अपचायक अभिकर्मक का यूज करते हैं, अपचायक का यूज करते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन और निकल भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन इन सब में से अच्छा कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर सकता है। एक परबल अपचायक होता है, क्या होता है, परबल अपचायक होता है। इसका रिडक्शन है जो पॉसिबल है, इसकी हेल्प से, LiAlH4 की हेल्प से। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस का आपको फाइनल प्रोडक्ट बनना है। सीक्वेंस का क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपको बेंजोइक एसिड, रिएक्शन करवानी है इसकी PCl5 के साथ में, एक आपको पी प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस पी की रिएक्शन करवानी है आपको अमोनिया के साथ में, तो आपको क्यू प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्यू की रिएक्शन आपको करवानी है Br2 और उसके साथ में KOH के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा R। अब इस R प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करके बताना है R क्या बनेगा। बताइए R क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर अपन क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवाएंगे। बेंजोइक एसिड क्या करता है, PCl5 क्या करता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करेगा, इस वाले बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ जो आपको COH ग्रुप देखने को मिल रहा है ना, ये COH ग्रुप किस में चला जाएगा, COCl में चला जाएगा। ये ग्रुप आपका जाएगा COCl में, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, PCl5 इसका रिडक्शन कर देगा बेंजोइक का बेंजोइल में। अब देखो बेंजोइल की रिएक्शन करवाई जा रही है अमोनिया के साथ में, बेंजोइल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जा रही है, NH3 ग्रुप के साथ में, अमोनिया के साथ में करवाई जा रही है। अब जो ये NH3 ग्रुप है ना, ये क्या करता है, इस बेंजोइल क्लोराइड को, इसका नाम अगर अपन लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड है। अमोनिया के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। ये बेंजीन, ये CO एंड दिस वन इज NH2 ग्रुप। Cl की जगह आपके लग जाएगा NH2 ग्रुप अमाइड।
अब अमाइड जैसे ही किसके साथ में रिएक्शन करता है, एक रिएक्शन आपको याद आ रही होगी यहाँ पर, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड हो रही है। Br2 की रिएक्शन अगर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अपन अगर सॉल्यूशन ले और उसमें अगर Br2 ऐड कर दे, ब्रोमीन को ऐड कर दे, अब क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन को काउंट करूं तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, यहाँ पर 7 कार्बन मिलेंगे। कितने कार्बन हो रहे हैं, 7 कार्बन हो रहे हैं ना। अब 7 कार्बन है तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम वाला क्या मिल जाएगा अपने को, अमाइन मिल जाएगा। ये जो CONH2 ग्रुप है ना, ये पूरा ये वाला सब रिएजेंट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। जब भी क्या करेगा, अमाइड वाला ग्रुप Br2 और KOH के साथ में अभिक्रिया करेगा तो इसका निर्माण हो जाएगा एनिलीन का। आपका ए वाला जो आंसर है सही जाएगा। ए आंसर इस वाले क्वेश्चन का सही होगा। आपको फिनॉल भी दे रखा था, बेंजीन भी दे रखा था, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी दे रखा था, लेकिन अपना जो सही आंसर है करेक्ट वो कौन सा है, एनिलीन इसका करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय अ रिएक्शन नेम्ड आफ्टर। अगर अपने को क्या करना है, अमाइड को अमीन में परिवर्तित करने वाली अभिक्रिया का नाम क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, जैसे कि मेरे पास में एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं हो और अगर अपने को एलिफेटिक भी दे रखा है ना, RCONH2 भी दे रखा हो ना, अगर इसका भी अपन क्या करवाएं, इसका भी अपन कन्वर्जन करवाना चाहे, इसका भी अगर अपन कन्वर्जन करवाना चाहे, अगर अपन इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, Br2 के साथ करवाएं और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएं, इसकी रिएक्शन अपन करवाएं KOH के साथ में, Br2 और KOH के साथ में। यहाँ पर मान लो ऐसा कंपाउंड अपन ले रहे हैं, RCH2NH2 और CONH2, ये वाला कंपाउंड है अपने पास, CONH2, ये एक मिनट, ये हो गया RCH2CO एंड ये। अगर आपको इस प्रकार का एलिफेटिक कंपाउंड दे रखा हो, अगर इस वाले केस में भी जब अपन Br2 को लेंगे और अगर अपन KOH को लेंगे तो दोनों केसेस में क्या होगा, एक कार्बन आपका कम बनेगा। जितना भी रिएक्टेंट में कार्बन था ना, उससे एक कार्बन कम वाला अपने को क्या मिल जाएगा, उससे एक कार्बन कम वाला अमीन मिल जाएगा। ये यहाँ पर एरोमेटिक अमीन बनेगा और यहाँ पर एलिफेटिक अमीन बनेगा। ये हो जाएगा RCH2NH2, ये वाला CO आपका गायब हो जाएगा। ये रिएक्शन है, इसको अपन कहते हैं हॉफमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको कौन से नाम से जानते हैं, हॉफमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब भी क्या करें अपन, अमाइड की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ में करें और अपने को क्या मिले, अपने को एनिलीन मिले, तो ये हॉफमैन रिएक्शन होती है। सही आंसर जाएगा ए वाला। उसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन, आगे आपको बताना है द मोस्ट कन्वेनियंट मेथड टू प्रिपेयर एन अमाइन कंटेनिंग वन कार्बन एटम इज लेस। देखो उसी से रिलेटेड है ना, आपको एक ऐसी मेथड का नाम बताना है जिसमें रिएक्टेंट में मान लो अगर अपने पास में कितने कार्बन हो, 4 हो, और प्रोडक्ट में हमें कितने कार्बन मिले, 3 कार्बन मिले। अगर रिएक्टेंट 4 कार्बन वाला है और प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला है तो ऐसी रिएक्शन कौन करता है, सो ये आपको बताना है। इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या अपन ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस से एक कार्बन परमाणु कम वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, या बी में दे रखा है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर अपन एल्डाइड एल्डिहाइडों का अपचयन करें तो क्या हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। और सी में दे रखा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। या डी में दे रखा है रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइलों के रिडक्शन से क्या हमें ये चीज मिल सकती है, ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो आपका सही आंसर जाएगा क्या, सी वाला, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिल सकता है एक कार्बन कम परमाणु वाला। सी आंसर इस वाले क्वेश्चन का सही जाएगा, सी आंसर इस वाले क्वेश्चन का सही है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सेशन के लास्ट तक बने रहने के लिए। आज की जो अपनी क्लास है रिकॉर्डेड थी। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसका भी जो टाइमिंग है 1 बजे ही रहेगा और अपन अमाइन को और डिटेल में अच्छे से है जो एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।